उत्तराखंड की राजधानी देहरादून कुछ देर की बारिश में ही जलमग्न हो जाती है और स्थिति यहां तक पहुंच जाती है कि सड़कें समुंदर लगने लगती हैं। पैदल आवाजाही तो छोड़ दीजिए, गाड़ियों से आप पार नहीं कर सकते हैं, जिससे स्कूल जाने वाले छात्रों समेत दफ्तर पहुंचने वाले तमाम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। व्यापारियों के लिए ये मानसून का सीजन कहर बनकर टूटता है। जल भराव से खस्ता हाल हुई देहरादून की सड़कों से ना तो नगर निगम को कोई लेना देना है, ना ही शहरी विकास विभाग को। मंत्री जर्मनी से स्मार्ट देहरादून का ख्वाब लोगों को दिखा रहे हैं और इधर देहरादून बदहाली का रोना रो रहा है। विस्तृत रिपोर्ट देखिए ऐसी है स्मार्ट सिटी देहरादून की सड़कें। तेज बारिश से स्मार्ट सिटी के दाबों की खुली पोल, जगह जगह जलभराव से तालाब में तब्दील हुई सड़कें। बड़ा सवाल, कब होगी खस्ता हालत सड़कों की मरम्मत? ये समंदर जैसी तस्वीर ना गोवा बीच की है, ना ही मुंबई गुजरात की। ये तस्वीर देहरादून स्मार्ट शहर की है, जहां से समंदर दूरबीन से भी दिखाई नहीं देता, लेकिन मानसून सीजन में सड़कों पर उठ रही समंदर जैसी लहरें स्मार्ट सिटी देहरादून को आईने दिखाती हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी राहगीर को कितनी मुश्किलें होती होंगी। सड़कों पर जब मवेशी बह रही हैं, तो इसको आप उस परिप्रेक्ष्य में भी देख लीजिए जब स्कूली छात्र स्कूल से घर के लिए निकलते होंगे। लाखों की आबादी वाले देहरादून शहर में हजारों व्यापारी खासे परेशान हैं। मानसून सीजन में व्यापारियों का बड़े पैमाने पर नुकसान होता है, ग्राहक उनकी दुकानों तक नहीं पहुंच पाते हैं। इस बदहाली का रोना वे कई बार रो चुके हैं, लेकिन ना तो नगर निगम कोई सुध लेता है और ना ही शहरी विकास विभाग। आप यहाँ पे किसी समय बारिश के समय आप आ ही नहीं पाएंगे, इतनी बारिश हो रही होती है। और जब बारिश होती है तो यहाँ ये पत्थर देख रहे हैं, लोग गिर रहे होते हैं, उन्हें उठाना पड़ रहा होता है। ये सामने इन्होंने रास्ता खोल रखा है, वहाँ डेली 4 या 5 एक्सीडेंट होते ही होते हैं और प्रशासन कोई वो नहीं, आपस में लोग लड़ झगड़ रहे होते हैं। बस रोज डेली का यही ड्रामा है यहाँ पे। जैसे सारी दिक्कत है, रोज पानी भर जाता है, बहुत बुरा हाल है, कोई देखने वाला है ही नहीं इसको। सारा बुरा हाल है, पानी से भर जाता है लोगों को। अभी बीच में एक को करंट भी लग गया था बच्चे को, यहाँ पे वो आगे जाके खंबे के पास करंट भी लग गया था, तो बहुत बुरा हाल है मतलब यहाँ पर। आम जन जीवन भी पूरी तरह से प्रभावित होता है। महज कुछ ही देर की बारिश में देहरादून स्मार्ट सिटी पर ऐसा कहर बरपाती है कि गाड़ी के पहिए तो थम ही जाते हैं, लेकिन लोगों की सांसें भी अटक जाती हैं। लबालब भरी पानी से सड़कों में ना तो गड्ढे दिखाई देते हैं और ना ही मलबा, जिसकी चपेट में आने से कई लोगों का एक्सीडेंट भी हो चुका है। और सड़कों पर दिख रहे ये गड्ढे आए दिन बड़ी दुर्घटना को न्योता देते रहते हैं। आप देख ही रहे हैं किस तरीके की दिक्कतें यहाँ पे। जब बरसात होती है पूरा जल भराव एकदम एक समंदर बन जाता है। ये समंदर कोई भी अगर आए, किसी का छोटा बच्चा है, गाड़ी है, कोई भी, इतना देखिए आप खुद ही देखिए कितने गड्ढे हैं। गड्ढों में अगर गिरने की वजह से किसी की भी पैर हाथ टूट सकता है। महज हमने नगर निगम जिला प्रशासन को भी कंप्लेन करी थी इस बारे में, लेकिन ये जो यहाँ पे पूरा पानी भर जाता है जब बरसात होती है। और ये आपका ये देखो सामने देखिए आप, ये जाल है, यहाँ पे स्कूल के बच्चे आते हैं सामने से, वो भी गिर जाते हैं। कई बार हम लोगों ने उठा रखा है, तो हमने कई बार कंप्लेन करी है, पर कोई समाधान नहीं हुआ है। नाली का पानी दुकान के बाहर आ जाता है और देखो ये कीचड़ आता है, व्यापार बहुत फर्क पड़ता है, ग्राहक आता है नहीं देखो आप, सारा कीचड़ हो रखा, पानी हो रखा। जलभराव की स्थिति पर कांग्रेस ने भी सरकार समेत नगर निगम पर कई सवाल दागे हैं। कांग्रेस का कहना है कि स्थानीय बीजेपी विधायक स्मार्ट सिटी के कामों से नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में राजधानी की जनता त्रस्त है। कांग्रेस ने कहा कि अगर अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो नैतिकता के आधार पर जनप्रतिनिधियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया है। अगर अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, अगर स्मार्ट सिटी के डायरेक्शन में आप लोग कारगर कदम नहीं उठा पा रहे हैं, और आज मॉनसून के समय पर जिस तरह से जलभराव से पूरा शहर जूझ रहा है, ऐसे में मुझे लगता है कि नैतिकता के आधार पर अगर अधिकारी आपकी नहीं सुन रहे तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। 100 स्मार्ट सिटीज का आप लोगों ने वादा किया था, एक भी अभी तक एग्जिस्टेंस में 8 से 9 साल होने को आए हैं। आप केवल जनता को भ्रमित करने वाली बातें कर रहे हैं। उधर उत्तराखंड क्रांति दल ने शहरी विकास मंत्री, नगर निगम और जिला प्रशासन पर कड़ा प्रहार किया है। उत्तराखंड क्रांति दल ने कहा कि प्रदेश में मानसून सीजन चल रहा है, सड़कें जलभराव की जद में हैं। कुछ ही देर की बारिश में सड़कें समंदर जैसी दिखने लगती हैं। ऐसे में मंत्री विदेश क्या करने गए? यूकेडी का भी यही कहना है कि जो करोड़ों का बजट खर्च हो गया है, उससे स्मार्ट देहरादून बनाया, फिर वे लोग जिन्होंने इसकी बंदरबाट की होगी।
जल भराव से ग्रसित है। कहीं भी बड़ी हादसे होने की पूरी संभावनाएं हैं, पर देहरादून राजधानी के मेयर और डीएम जिनके पास ये सारा चार्ज भी है, किसी की भी कोई कार्रवाई धरातल पे नहीं दिख रही। और इस समय प्रेमचंद्र अग्रवाल का विदेशी दौरा अब और ज्यादा सवाल पैदा करता है कि वो जर्मनी आखिर क्या करने गए हैं। मामले में बीजेपी ने भी सफाई दी है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि स्मार्ट सिटी का काम जिस कंपनी को दिया गया था उसको हटाकर अब प्रदेश के संस्थानों को दिया जा रहा है। बीजेपी ने कहा कि पीडब्ल्यूडी समेत कई विभागों को इसकी अलग अलग जिम्मेदारी भी दी जाएगी। वही बीजेपी का यह भी कहना है कि जल्द ही स्मार्ट सिटी की दिक्कतों को दूर कर लिया जाएगा। और निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो दून है वो एक स्मार्ट दून बनने जा रहा है। इसके लिए आप चाहे उसके पुराने रिकॉर्ड को देखें, हमारी जो स्मार्ट सिटी जो योजना देश की है उसमें पहले 100वें स्थान पर हमारा देहरादून था, लेकिन आज हमारा देहरादून 13वें स्थान पे आया है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं काम हुए होंगे, कहीं हमारा दून स्मार्ट दिखाई दे रहा है, इसलिए स्मार्ट सिटी हमने इसको कहा है। राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो गए, लेकिन देहरादून स्मार्ट नहीं बन पाया। सड़कों की हालत खस्ता है, आए दिन जलभराव की स्थिति सामने आती है, सड़कें समंदर जैसी दिखने लगती हैं। इससे आम जनमानस के साथ स्थानीय व्यापारी भी खासे परेशान है। व्यापारी को अभी एक मानसून सीजन में करोड़ों का नुकसान हो जाता है, जिसकी भरपाई कोई नहीं करता। देखना ये होगा कि देहरादून स्मार्ट सिटी के बदतर हालात कब सुधरते हैं और हुक्मरान गहरी नींद से कब जागते हैं। देहरादून से स्टेट हेड एसएस तोमर की खास रिपोर्ट। तो देहरादून की पूरी कहानी, उत्तराखंड की राजधानी की सड़कें आपने देखी और खुद तस्वीरें बता रही हैं कि क्या हाल है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हमारे चर्चा के मेहमान देहरादून की बदहाली पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त उमा सिसोदिया प्रदेश प्रवक्ता जुड़ेंगी आम आदमी पार्टी, इसके अलावा जुड़ चुकी हैं संजीव वर्मा प्रदेश प्रवक्ता भाजपा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और लखपत बुटोला प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे लखपत बुटोला, आप ही बताइए कि इस वक्त देहरादून में क्या हाल है। और सरकारों से अगर पूछा जाए तो दावे करते कोई नहीं थकेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमने लोगों के इंटरव्यूज लिए, हमने प्रतिक्रियाएं ली, हमने देखा, रोज हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। कम से कम दूरस्थ इलाकों में उत्तराखंड में अगर ऐसा कुछ होता हो तो समझ में आता है, लेकिन ये उत्तराखंड की राजधानी में हो तो फिर वाकई बात चौंकाती है। लखपत जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी, देखिए, निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। ये उत्तराखंड का पहले भी एक विकसित सिटी रही है और पहले भी स्मार्ट सिटी थी, बहुत अच्छा उत्तराखंड जी। और देहरादून की खूबसूरती आप जानते हैं, यहाँ के सड़कों से लेकर सारी चीजों की बनावट बनी। लेकिन जब से 2019 से इसको स्मार्ट सिटी भाजपा ने घोषित किया है और इसका चयन हुआ, तब से ये सिटी की जो सड़कों के हाल है, जो यहाँ जितने भी आप देखोगे, जहाँ से मुख्यमंत्री विधानसभा से लेकर और अपने आवास तक जाते हैं, वो सीसी रोड के हाल देख लीजिए आप, जहाँ पे विधानसभा उस तिस्पना पुल का हाल देख लीजिए आप जहाँ पे भाजपा का ऑफिस है डालनवाला में, वहाँ के हाल देख लीजिए। ये तो मैं एक छोटी बानी की बता रहा हूँ। राजपुर रोड की स्थिति जो जिसमें कि दुनिया की सबसे खूबसूरत मसूरी जाने वाला रोड है, वो बहुत सुंदर है। उसको जिस तरह से छोड़ा गया है, कहीं खोद करके, कहीं उखाड़ करके, कहीं मलबा डाल रखा है, गाड़ियां पार्क करने के लिए जगह नहीं, दुकानदार परेशान है, आम जनमानस परेशान है। वो हालत लगातार 2-2.5 साल से है। और भाजपा के लोग, इनके विधायक, पहले भी इनके विधायक यहाँ पे थे, मेयर इनका है, अभी भी सरकार भी इनकी है, विधायक भी इनका लोकल और मेयर भी इन्हीं के। उसके बावजूद भी हर बार कहते 2 महीने में काम हो जाए, 2 महीने में काम होगा, 2 महीने में। लेकिन काम तब होगा जब भाजपा भ्रष्टाचार से बाहर आएगी। अब ये आप 1465 करोड़ के बजट को किस तरह ठिकाने लगाने, भाजपा जानती है। भाजपा में किस तरह की लूट भ्रष्टाचार मचा हुआ, ये उत्तराखंड में UKSSC के एग्जाम में आपने देखा। जिस तरह से पूरी की पूरी सरकार और विधानसभा के अंदर, मैं आपसे एक चीज कह सकता हूँ कि उत्तराखंड की सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है कि विधानसभा के अंदर धामी जी के OSD के, उनके PRO के रिश्तेदार लगे, मदन कौशिक के OSD उनके रिश्तेदार लगे, सतपाल महाराज जी के PhD OSD और PRO। सर अभी सड़कों पर रही है, सर सड़कों पर रही है, वो मुद्दा अलग है, उसके ऊपर हम डिबेट करते रहते हैं। मैं इस मुद्दे को इसलिए कह रहा हूँ कि जब भ्रष्टाचार के कॉन्ट्रैक्ट तक सरकार डूबी हो, विधानसभा के अंदर भ्रष्टाचार हुआ हो, उस सरकार को कहाँ जनता की चिंता है? देहरादून राजधानी की कहाँ चिंता है? मैं यही तो पूछना चाह रहे, लगातार इनके विधायक स्वयं कह रहे, राजपुर रोड के विधायक कई बार कह रहे हैं कि हम धरना दे देंगे। किसके विरुद्ध धरना देंगे?
किसकी सरकार है? ठीक है, क्या कार्रवाई? आप लोगों ने सड़कों के खिलाफ प्रदर्शन किया उत्तराखंड कांग्रेस ने? लगातार कर रही। हमने तो आपको पता होगा कि 2-2.5 साल से लगातार हम इन चीजों को लेके, जब शुरू में काम हुआ। अब एक चीज और कर, इन्होंने स्मार्ट सिटी को लेकर कुछ डेटा है आपके पास? अब तक काम क्यों नहीं हुआ? स्मार्ट सिटी का काम कहां तक पहुंचा? कंपनी को क्यों हटाया गया? इस बारे में कुछ संज्ञान है कांग्रेस को? मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपसे कह सकता हूँ कि केवल खाना पूर्ति है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ किस पे कार्रवाई की है? आपने 24 के आसपास सीओ बदल दी, उससे क्या काम हुआ? आप ये तो बताएंगे, उसको आप बताएंगे किस तरह के काम हुए। आप जिस तरह से लीत आपूर्ति कर रहे हैं, कभी कभी हम पीडब्ल्यूडी को काम दे देंगे, पीडब्ल्यूडी के द्वारा सड़कों भरने का काम करे, कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दे, उस कंपनी पे क्या कार्रवाई की? 1465 करोड़ रुपए का क्या हुआ? क्योंकि भाजपा संलिप्त है, मुख्यमंत्री से लेकर विधायक से लेकर शहरी विकास से लेकर मेयर से। ठीक है लखपत जी, मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है, मैं लौटूंगा। उमा सिसोदिया जी हमारे साथ हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी। उमा सिसोदिया जी, उत्तराखंड की सड़कों की स्थिति के बारे में आपका आकलन क्या है, आपका अपना अनुभव क्या है, और अभी तक स्मार्ट सिटी को लेकर जो काम हुआ है उसकी जमीनी हकीकत क्या है? उमा सिसोदिया जी। देखिए, जमीनी हकीकत सिर्फ ये है कि 600 करोड़ रुपए का घोटाला हो चुका है और लगातार एक मोटे बजट की बंदरगाह इस समय हमारी बीजेपी की सरकार कर रही है। आप लोग बहाना कर देते हैं। अगर हम किसी विधायक से मिलने जाते हैं, किसी सड़क के बारे में बात करते हैं, तो उनके पास बहुत खूबसूरत बहाना होता है कि बरसात है, बरसात के बाद काम कराएंगे, बरसात में सड़कें टूट जाती हैं। मेरे को समझ में नहीं आता कि हर साल सड़कों के लिए बजट पास होता है, हर साल गलियों के लिए, नालियों के लिए सड़क बजट पास होता है, और इतनी बेहतरीन ये नालियां बनने जाती है कि 2-4 महीने टूट के उनकी ईंटें हाथ में आ जाती हैं, कुछ तो लगातार बनते हाथ में आ जाती हैं। साफ नजर आता है कि पूरी तरह से करप्शन का बोलबाला है। मुझे कहते हैं बहुत शर्म महसूस होती है कि अंग्रेजों के बनाए हुए पुल, अंग्रेजों की बनाई हुई इमारतें आज 100 साल 150 साल बाद भी बुलंदी के साथ खड़ी हुई हैं, और हमारे आजाद भारत की सड़कें ये लोग नहीं बनवा पा रहे हैं। और इस तरीके से इसमें घटिया निर्माण सामग्री के साथ काम होता है कि आप मतलब देख के आपको अपने आप पर जिंदगी महसूस होती है। देखिए, इसमें मैं ठेकेदार की मैं बिल्कुल गलती नहीं कहूँगी। अगर आप किसी ठेकेदार से कास्टिंग अगर आप करेंगे तो वो बताएगा कि उसको कितने % कमीशन देना पड़ता है, कहाँ उसको कमीशन देना पड़ता है, नीचे से लेकर ऊपर तक पैसा किस तरह से बचता है, और सारा पैसा सारा जो हमारा स्मार्ट कार्य हो, चाहे हमारी सड़कें बनाने का कार्य हो, चाहे हमारे बिजली के पोल लगाने का कार्य हो, चाहे हमारी सीनियर बैंक दिखाने का कार्य हो, कोई भी कार्य, कोई भी सरकारी काम बिना पैसे की बंदरगाह के, बिना भ्रष्टाचार के उत्तराखंड में क्या पूरे देश में कहीं नहीं हो रहा। तो ये सब चीजें बहुत संजीदगी की हैं। और देखिए, 70 साल पहले जब हमारा देश आजाद हुआ, किस तरीके से लोगों ने अपनी शहादतें दी, कुर्बानियां दी, उसके बाद हम स्वतंत्रता का जो सुख है वो ले पाए। लेकिन भ्रष्ट नेताओं ने आज हमारे देश की वो हालत कर दी है कि हम लोग बड़े खुश हैं कि हम लोग 5वें ट्रिलियन मतलब 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। भाई, इतनी बड़ी जनसंख्या अर्थव्यवस्था तो हमारी बढ़िया हो ही जाएगी, लेकिन जो कम से कम 40-45% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, और सब भ्रष्टाचार की वजह से आज हमारा देश, हमारी इमारतें खंडहर नजर आती हैं। कई कोई ढंग की इमारत तक हम लोग अपने पूरे देश में नहीं बनवा पाए सही तरीके से। हमारे पास के आजाद हुए देश हिरोशिमा नागासाकी जैसा एटम बम का झंडा झेलने वाला जापान हमसे कितना आगे है, और हम लोग एक सड़क तक कोरोना रो रहे हैं, स्मार्ट सिटी तक कोरोना रहे हैं। शर्मनाक बात है। लेकिन मैं समझती हूँ कि हर चीज का, हर बुराई का अंत होता है। इस बीजेपी की भ्रष्टाचारी सरकार का जरूर। ठीक है मैम, लौटेंगे उमा सिसोदिया जी आपके पास। और इस वक्त संजीव वर्मा हमारे साथ हैं। संजीव वर्मा प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के। संजीव जी, दूरस्थ उत्तराखंड में बहुत जहां सड़कें बनाना बड़ा मुश्किल होता है, वहां भी प्रधानमंत्री मोदी, उनके अपने जो गडकरी जी बहुत सारे ऐसे दावे कर चुके हैं कि हम ऑल वेदर रोड्स बना रहे हैं, चारों धाम के लिए साल भर चलने वाली सड़कें बना रहे हैं, जिन पर लैंडस्लाइडिंग का असर नहीं होगा, जिन पर बारिश में कटान नहीं होगा। आपकी सरकार केंद्र में है, उत्तराखंड में आपकी सरकार है, लेकिन सरकार की नाक के नीचे ऑल वेदर जैसे रोड्स का सपना तो दूर, आप उत्तराखंड की राजधानी की सड़कों की व्यवस्था इस तरीके से सुचारू नहीं रख पा रहे हैं जिससे आम जनता परेशान है। देखिए, अभी आपने कहा कि ऑल वेदर रोड के ऊपर आपने सबसे पहले सवाल उठाने का काम किया। पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ऑल वेदर रोड का 80% काम हमारा लगभग पूर्ण हो चुका है। जहाँ हम 2 लेन और 4 लेन रोड्स, जिनमें 12 महीने 4 धाम यात्रा संपन्न हो पाएगी, उसका निर्माण हम लोगों ने किया है।
और वो काम बेदस्तूर जारी है। इसी प्रकार ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक की रेल परियोजना उसके ऊपर बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है और अपने जो नियत समय है, नियत समय में ये दोनों परियोजनाएं पूरी तरह से पूर्ण हो जाएंगी और जो हमारा चारधाम का यात्री है, जो देश और विदेश से अपनी पूरी आस्था लेकर उत्तराखंड आता है, मैं सोचता हूँ उनकी जो नंबर्स हैं, नंबर्स में भी एक बेतहाशा वृद्धि होने जा रही है और जितनी भी सुविधाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से तमाम यात्रियों को दी जानी अपेक्षित है, वो तमाम सुविधाएं भी हम पूरी तरह से अपने यात्रियों को दे पाएंगे, अपने टूरिस्ट को दे पाएंगे, अपना टूरिज्म को बढ़ा पाएंगे। अब आ जाते हैं हम राजधानी की स्मार्ट सिटी पर। राजधानी की स्मार्ट सिटी पर आ जाते हैं। तो देखिए, राजधानी की जो स्मार्ट सिटी है, इसमें मैं कुछ काम आपको पहले बता देता हूँ और जो हमारी कमियां मैं उसको भी स्वीकार करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं अच्छा बताऊंगा और बुरे को स्वीकार नहीं करूंगा। देखिए, रोड साइड जो डक्स हमारी बनने वाली है, उसका काम पूर्ण हो चुका है, 100% पूरा हो गया है। फुटपाथ पूरे हो चुके हैं। डीप सीवरेज का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। नई वाटर लाइन्स हमारी पूरी तरह से डल चुकी हैं और वाईफाई सिस्टम लगातार 70% के आसपास इस पर काम हो चुका है। स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम काम करना आरंभ कर दिया है। स्मार्ट इलेक्ट्रिक सड़कों की स्थिति क्या है? सर मेरे को सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए। हमें पता है कि आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर दिया है, कंपनी ब्लैकलिस्ट कर दी है। सर मैं अपनी लोक निर्माण विभाग काम करेगा। सर मैं अपनी कमी नहीं बताऊंगा आपको। अपनी कमी नहीं बताऊंगा, लेकिन जो हमने काम किया उसको भी सुन लीजिए प्लीज। जी, उसकी रिपोर्ट है ऑलरेडी हमारे पास। जी, स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसेस अभी सड़कों पर दौड़ रही है। इंटरनेशनल लाइब्रेरी 90% हम लोग काम पूर्ण कर चुके हैं और अब नेगेटिव इसका पक्ष जो है, जो नेगेटिव पक्ष है सर, इसमें क्या है कि जो हमारा डीप सीवरेज था, डीप सीवरेज को जो कनेक्टिविटी है उसमें कहीं क्योंकि एक बिल्कुल नए सिरे से काम हुआ है और उसमें कुछ जगहों पर, कुछ स्पॉट्स पर दिक्कतें आई कनेक्टिविटी की और उसकी वजह से सड़कों पर कुछ जगहों पर दोबारा से खोदकर दोबारा से गड्ढे हुए और इसी दौरान जो है हमारा बरसात का ये सीजन आ गया। लेकिन जिस संस्था को हमने पूरा का पूरा काम दिया था, उस संस्था के द्वारा नीला हवाली करते हुए काम में व्यवधान उत्पन्न करने का काम किया, जिसके ऊपर आपने कार्रवाई की, जिसके ऊपर माननीय मेयर साहब कई बार अपनी नाराजगी जता चुके हैं। हमारे स्थानीय विधायक श्री खजानदास जी अपनी नाराजगी जता चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्रवाई भी की गई कंपनी के ऊपर, ब्लैकलिस्ट कर दिया गया और हमने इन तमाम बातों को दृष्टिगत रखते। ठीक है सर, मेरे पास समय थोड़ा सा कम है। जी सर सुनिए, जो कॉन्ट्रैक्टर थे जिसको हमने काम दिया हुआ था, वो कॉन्ट्रैक्टर को हमने उससे काम वापस लेते हुए इन तमाम कामों को हमने PWD और अपने जो सरकारी निर्माण फंड है उनको देने का काम किया है और बिल्कुल एक उनको सख्त साथ में हिदायत दी है कि इन कामों को आप 1.5 महीने के अंदर पूरी तरह से संपन्न करेंगे। ठीक है। उन्होंने सरकार को इस तरह का आश्वासन दिया है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो सड़कें इस समय जो अस्त व्यस्त है। ठीक है सर, मैं माफी चाहूंगा, मैं विनम्रता से माफी चाहूंगा, समय थोड़ा सा कम है, मैं समझ गया। और 1.5 महीने का और इंतजार कर लेते हैं। आपने कहा 1.5 महीने और समय लगेगा और हम उम्मीद करते हैं कि अगले बारिश में कम से कम देहरादून को इस तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव वर्मा जी आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद लखपत बठोला जी आपका, और उमा सिसोदिया जी स्वराज एक्सप्रेस को कीमती समय देने के लिए। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।